रहीम बेटा 12th बायोलॉजी का हम आज चैप्टर नंबर 22 स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स। आज हम जो बात करेंगे वो कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स की, कुछ बुनियादी जो हैं वो डेफिनेशंस पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम उम्मीद है मेंडल का फर्स्ट लॉ भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स के। यू वेरी नो, आप जेनेटिक्स को जानते हैं, दिस इज द स्टडी ऑफ जीन्स and their role in inheritance. Inheritance means the transmission of information from the characters, transmission of characters from one generation to the next generation. असल में ये बात यहाँ से शुरू हुई थी कि माँ बाप से औलाद में खसूसियात कुछ मिलती जुलती होती हैं, तो ऐसा क्या है कि वो खसूसियात माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, उनको स्टडी किया जाए और जो फैक्टर्स उनको कंट्रोल करते हैं उनका पता लगाया जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि आपको दोनों डेफिनेशन मैंने अभी बता दी, व्हाट इज द जेनेटिक्स एंड व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मींस ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग या फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो आज हम जो बात करेंगे ना, हम देखते हैं सर ये जीन क्या होता है। ये वाली बात हम चूंकि क्रोमोसोम्स एंड डीएनए वाले चैप्टर में भी पढ़ आए हैं कि सर ये बेसिकली हम कहेंगे दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये है यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, और इसका मतलब ये है कि इनहेरिटेंस में जो इंफॉर्मेशन मुंतकिल होती है वो सर इनकी शक्ल में मुंतकिल होती है। और असल में ये है क्या चीज़, ये सर यानी मैंने कहा ना कि यहाँ से डाकिया लेके जाता है, तो फिर डाकिया क्या है, वो तो एक इंसान है ना कि नहीं। तो हम कहेंगे यानी डीएनए, ये बेसिकली क्या है, दीज आर द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ऐसे ही पढ़ा था ना हमने, सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए या सीक्वेंसेस ऑफ द डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। अब जो बातें मैं बता रहा हूँ इनमें से जोन सी बात जहाँ समझना आए वहाँ रोक लेना, क्योंकि अगर वो ऐसे निकल ली तो फिर आप गए। सही है, तो सीक्वेंसेस ऑफ द डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स विच कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द कोडिंग, वो याद आया कुछ, फॉर द कोडिंग ऑफ अ प्रोटीन, यानी एक प्रोटीन को बनाने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन लिखी होती है डीएनए के ऊपर, वो उस प्रोटीन का जीन कहलाती है। और वो एक टुकड़ा होता है जो बिल्कुल एक तरतीब में यहाँ से, ये सारा ये तो नहीं है ना कि इस चैप्टर के 3 पेजेस पहले हों और 3 पेजेस आखिर में हो, नहीं ना, इस चैप्टर के सारे पेजेस एक ही जगह पे हैं। तो जिस तरह किताब के अंदर एक चैप्टर होता है, इसी तरह एक जो है वो डीएनए के ऊपर एक जीन लगा होता है। ये आपको समझ आ गई। जीन कंट्रोल द ट्रेट्स, और ट्रेट्स क्या होते हैं, ट्रेट्स आर दोज, वी से दैट ट्रेट्स वो कैरेक्टर होते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल होते हैं। यानी दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन, फॉर एग्जांपल आई कलर, फॉर एग्जांपल द हेयर कलर, फॉर एग्जांपल द बॉडी लेंथ, फॉर एग्जांपल द ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है ना, तो ये आपको कुछ बीमारियां भी हम डिस्कस करेंगे, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह की जेनेटिक्स क्या है। ठीक है जी, ये हमें ट्रेट्स का भी पता लग गया। एक बात आपने याद रखनी है कि एक ट्रेट को 2 जीन्स कंट्रोल करते हैं, कम से कम, इससे ज्यादा भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय 1 पेयर ऑफ जीन्स, यानी 2 और मोर जीन्स। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, अलील्स। क्या कहते हैं, आपने ये बात याद रखनी है, जीन्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, और एक पेयर के जो दोनों पार्टनर है ना उनको हम कहते हैं अलील्स। क्या कहते हैं, द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन। यानी एक जीन, यानी मार्कर है ना, मार्कर एक जीन है, फर्ज किया ब्लू मार्कर, ग्रीन मार्कर, ब्लैक मार्कर, रेड मार्कर, ये सारे इसकी अल्टरनेटिव शक्लें हैं। ये 1 अलील है, जब ये होगी तो ये लिखेगी ब्लू, ये दूसरी है जब ये होगी तो ये लिखेगी ब्लैक, तो ब्ला ब्ला, समझ रहे हैं ना। तो बेसिकली जीन्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, और आपने पढ़ा था क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। तो एक क्रोमोसोम जो होता है, ये अगर एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, यानी ये एक क्रोमोसोम है, ये इसका दूसरा पार्टनर है, ऐसे ही था ना।
ये दूसरा पार्टनर है। तो इसके ऊपर जो जीन्स लगे हुए हैं ना, फर्ज किया यहाँ जीन ए लगा हुआ है, यहाँ जीन सी लगा हुआ है, यहाँ डी लगा हुआ है, यहाँ एफ लगा हुआ है, यहाँ जी लगा हुआ है, यहाँ एच लगा हुआ है, वही जीन्स इसके पार्ट। याद है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जब मैंने डेफिनेशन बताई थी तो हमने कहा था दीज आर द क्रोमोसोम्स व्हिच हैव द सेम शेप, सेम साइज एंड सेम टाइप्स ऑफ जीन्स, कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि जो जीन इधर लगा होगा वही जीन उसके सामने इधर लगा होगा। समझ रहे हो ना बात को? जिस तरह एक बिल्डिंग पे दो बिल्डिंग्स हैं बराबर बराबर एक जैसी, जिस तरह सिस्टर बिल्डिंग्स हैं बिल्कुल सेम टू सेम तरह की, लेकिन उनमें एक के ऊपर जो बंदा रहता है सामने भी उसी के उसका भाई रहता है, या अगर इधर एक टीचर रहता है तीसरे फ्लोर पे तो उधर भी एक टीचर ही रहता है तीसरे। दिस इज लाइक, समझ रहे हैं ना बात? मैं एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ। जीन के जो घर होता है ना क्रोमोसोम के ऊपर, द लोकेशन ऑफ अ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड लोकस ऑफ दैट जीन। समझ आया भाई? लोकस क्या होता है? द घर, द रिजाइडिंग प्लेस ऑफ अ जीन। एक क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन कितने फासले पे कहां से लेकर कहां खड़ा होगा वो उसका लोकस, और एक से ज्यादा हो तो उसे लोकाई या लोसाई कहते हैं। ये बेसिक सीन समझ आ गया? जीन्स एग्जिस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि जीन्स पेयर के ऊपर हैं, लेकिन एक पेयर की एक अलील एक क्रोमोसोम पे है और दूसरी उसी के होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर उसी जगह पे आमने सामने मौजूद है। समझ आ गया जी? ये हमें आइडिया हो गया, हमें जीन भी पता लग गया, क्रोमोसोम का भी आइडिया हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम का पता लग गया, लोकस का भी पता लग गया, अलील्स का भी पता। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अच्छा, अब आते हैं इसकी बुनियाद पे। हमने कहा जीन्स कंट्रोल द ट्रेट्स। यही बात हमने की है ना कि जीन्स ही अगली जनरेशन में ट्रेट्स क्या है? वो कैरेक्टर है, उनको कंट्रोल करते हैं। तो यहां पे मैं एक बात लिखना चाहता हूं, वो ये है एक ट्रेट को कम से कम दो जीन्स कंट्रोल करते हैं, यानी वन ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय एटलीस्ट टू जीन्स, यानी वी विल से एटलीस्ट टू जीन्स मतलब वन जीन पेयर, मतलब वो दो अलील्स, ठीक है? कम से कम, इससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है? तो हम कहेंगे एटलीस्ट टू जीन्स कंट्रोल वन ट्रेट, ठीक है? और इसका मतलब ये है कि अब एक ऑर्गेनिज्म हूं मैं, जिंदा चीज, एक वो कोई और भाई साहब खड़े हैं, एक यहां पे कोई और है, एक खास ट्रेट है, फर्ज किया आंख के कलर का ट्रेट है। वैसे तो ये मल्टीजीनिक ट्रेट है, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं, सही है? या ब्लड ग्रुप का ट्रेट समझ, मेरे अंदर ब्लड ग्रुप को जो है वो स्मॉल आई मेरे अंदर जो जीन्स है, और उसकी बुनियाद पे मेरा ब्लड ग्रुप है ओ। उन भाई साहब का कोई और डिफरेंट है ब्लड ग्रुप, सही है? तो जोन सा जीन पेयर, यानी जो कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स मेरे में है उस ट्रेट से रिलेटेड, वो मेरी जीनोटाइप है, और जो उनके अंदर है वो उनकी जीनोटाइप है। बात की समझ आई? हम कहेंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स क्या कहलाता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फॉर वन ट्रेट in an organism is called genotype of that trait। क्या कहलाती है जी? जीनोटाइप। और उसका रिजल्ट क्या आता है भाई? जब देखो ना स्मॉल आई आया तो रिजल्ट क्या आया उसका? ओ। रिजल्ट क्या आया? ब्लड ग्रुप ओ। तो ओ इज द फिनोटाइप, द रिजल्ट, यानी अगर आई कलर इज द ट्रेट, उसके अंदर जो जीन्स हैं दे आर द जीनोटाइप, एंड उसकी वजह से जो आई कलर आता है वो फिनोटाइप है। समझ आई? ब्लड ग्रुप इज अ ट्रेट, यानी कौन सा ब्लड ग्रुप होगा जी? अच्छा, स्मॉल आई इज द जीनोटाइप, एंड ओ ब्लड ग्रुप इज द फिनोटाइप ऑफ द। इस बात की समझ आई आपको? जीनोटाइप और फिनोटाइप का भी दोनों का पता लग गया। अब हम दो और अहम इंफॉर्मेशन, यानी दो और छोटी डायग्राम अपना डेफिनेशंस पढ़ेंगे, फिर आपको समझ आएगा कि जनाब क्या। एक चीज तो आप जानते हैं ना, पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन का पता है ना भाई? पॉपुलेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशी
एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, जो एक खास इन द सेम प्लेस या एट द सेम प्लेस भी हो सकता है, जो एक खास जगह पे एक खास टाइम में एक ही, इस वक्त इस कमरे में 3 इंसान हैं, ठीक है, 10 इंसान है, 50 इंसान है, तो वो होमो सैपियंस की इस वक्त इस कमरे के अंदर पॉपुलेशन है, आबादी है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशी एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, दे आर कॉल्ड पॉपुलेशन। और उन सारे, अच्छा खैर यहां पर छोड़ दो, एक इंडिविजुअल को पकड़े, उसके सेल्स के अंदर कौन से जीन्स हैं, कितने जीन्स हैं और कौन से जीन हैं, वो यानी उसकी सारी अलील्स को जमा कर लें तो वो एक बंदे का जीनोम कहलाता है। सही है, यानी मेरे अंदर ब्लड ग्रुप का स्मॉल आई है, दूसरे वाला कोई और जीन है, तीसरे वाला कोई और जीन, सारे जीन्स को अगर इकट्ठा करें मेरे अंदर तो उसे हम क्या कहलाएंगे, जीनोम। लेकिन अगर इंसानों के अंदर के अलावा हम बात कर लें उसके अंदर पॉपुलेशन के अंदर, ये तो इंडिविजुअल की बात थी, इंडिविजुअल में जीनोम, और अगर पॉपुलेशन के सारे जीन्स निकाल इकट्ठे कर लें उसे जीन पूल कहते हैं। सही है, तो हम कहेंगे द सम ऑफ ऑल द जीन्स, ब्रैकेट में लिखो अलील्स, प्रेजेंट in all individuals of a population is called the gene pool of that population। सही है, जीन पूल ऑफ दैट पॉपुलेशन। इट मीन्स, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको, मुझे पता है अभी एक छोटी सी कंफ्यूजन आपके दिमाग में आई है कि सर सारे सेल्स की भी बात होगी इंसान के अंदर 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, क्या सारे सेल्स की? नहीं, सारे सेल्स की बात नहीं होगी, एक सेल को पकड़ लो, उसमें सारों में एक जैसा ही जीनोम होता है ना, ठीक है। तो इसी तरह अगर इसका मतलब है अगर 100 प्लांट्स हैं और इसका मतलब है उनके अंदर 200 अलील्स हैं और वो 200 अलील्स इस पॉपुलेशन का जीन पूल है। समझ आ गई जनाब बात? आपको ये भी आइडिया हो गया कि जनाब ये क्या है, पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन का जीन पूल क्या है, जीनोम क्या होता है। एक जीन बैंक और जेनेटिक लाइब्रेरी भी होती है, पर उसको दफा करो, वो आपकी रोले की बात नहीं है। एक बस मैं इतना बता दूं कि जीन्स कंट्रोल करते हैं ट्रेड्स को। अगर तो जीन एज सच जो मेरे अंदर सेट है वही अगली जनरेशन में एज सच मुंतकिल हो जाए तो अगली जनरेशन बिल्कुल सिमिलर होगी अपनी पिछली जनरेशन से। लेकिन अगर इसके अंदर चेंज आ जाए, इसके अंदर क्या 50% इधर से आ जाए, 50% मदर से आ जाए, इसे कहते हैं डिफरेंट हो गया। इसी तरह क्रॉसिंग ओवर होने से जो चीज़ें बदलती हैं वो डिफरेंट हो जाए, यानी अगर जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो जाए, जीन्स के अंदर चेंज आ जाए, जीन्स का कम्बिनेशन बदल दिया जाए क्रॉसिंग ओवर की वजह से, या जीन्स खुद जगल अराउंड कर जाएं, इससे क्या होता है अगली जनरेशन के अंदर वही ट्रेड्स डिफरेंट शक्ल में अपीयर होते हैं, उनका रिजल्ट सेम नहीं आता। तो अब आपको बेसिक बातें सारी पता लग गई हैं। यहां से हम शुरू करते हैं दी मेंडल लॉ ऑफ, जो पहले लॉज हैं उसमें उसका भी थोड़ा सा हम जो है वो मेंडल का वर्क थोड़ा रिकग्नाइज करते हैं और उसके बाद दरमियान में ही एक ही लॉ पढ़ा जाएगा, उम्मीद है इंशाल्लाह। और वो क्या है जी कि सबसे पहले जो मेंडल था वो एक जो है ना मेंडल लॉज, और इसमें अभी मैं लॉ तो एक पढ़ाऊंगा लेकिन मैं जनरल बात बताने लगा हूं कि जा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऐसे कर लेते हैं, तो इसको फिर हम डिफाइन भी करेंगे इंशाल्लाह और ये इसको पूरा डिटेल पढ़ेंगे। मेंडल ने क्या किया, मेंडल वाज अ प्रीस्ट, प्रीस्ट मीन्स एक पादरी था, मॉन्क था, ठीक है, और उसने को 11 साल तक जो है ना वो मटर के पौधे पाइसम सेटिवम के ऊपर तजर्बात किए। और पाइसम सेटिवम को उसने क्यों चुना, क्योंकि ये बात आपने पहले पढ़ी भी हुई है और एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि पाइसम सेटिवम वाई मेंडल, उसने उसको चूज़ किया बिकॉज जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर अगर आपको ऐसा पौधा या एनिमल यानी जो भी टारगेट आप लेना चाहें वो लेना चाहिए जिसके अंदर बहुत सारे ट्रेड्स हों। नंबर 1 मैं लिख देता हूँ, खैर फिर हमें ये भी मिटाना पड़ेगा, मिटा दूँ ये वाला भी ताकि फिर वो ना हो जाए ना, जगह कम ना पड़ जाए। सही है, तो मेंडल ने क्या काम किया कि सबसे पहले पाइसम सेटिवम को उसने यूज किया मेंडल ने, ठीक है, और मेंडल लॉज,
तो हम सेग्रीगेशन को बाद में पढ़ लेंगे। तो क्यों इस्तेमाल किया? नंबर 1, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर ये खसूसियात होनी चाहिए जो पायसम सैटिवम में थी। नंबर 1, इसके अंदर बहुत सारे ट्रेड्स थे और वो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे। कंट्रास्टिंग ट्रेड्स वो होते हैं जिसकी दो शक्लें होती हैं, या ये ग्रीन है तो ये ब्लैक है, ये नहीं है कि हल्का हल्का ग्रीन तो हल्का हल्का ब्लैक, ऐसा कुछ नहीं है। कंट्रास्टिंग ट्रेड इसको कहते हैं कि जो बिल्कुल शार्प, जिनके अंदर डिफरेंस हो। पायसम सैटिवम के अंदर 7 ट्रेड्स तो मेंडल ने इस्टेब्लिश किए थे। मसलन पायसम सैटिवम का जो पौधा है वो लंबा हो सकता है या छोटा हो सकता है। वो 2 तरह के पौधे होते हैं, लॉन्ग और ड्वार्फ, ठीक है। इसी तरह से उसकी जो फूल का कलर है वो वाइट हो सकता है या पर्पल हो सकता है। इसी तरह उसकी जो पॉड है वो कंस्ट्रिक्टेड हो सकती है या फ्लैट हो सकती है, वो जो फली लगती है उसके ऊपर मटर की, जिसको हम वो खोल खोल के मटर के दाने निकालते हैं। जो मटर के दाने हैं वो या येलो हो सकते हैं या ग्रीन हो सकते हैं। जो मटर के दाने हैं वो या राउंड हो सकते हैं बिल्कुल बराबर स्मूथ से, या रिंकल्ड, उनके ऊपर झुर्रियां पड़ी हुई हो सकती हैं से। यानी उसने 7 डिफरेंट ट्रेड्स इस मटर के अंदर निकाल दिए विच वर वेरी इंपॉर्टेंट, और उनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे आपने एक बात याद रखनी है, कंट्रास्टिंग ट्रेड के बाद इसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन की भी एबिलिटी थी और क्रॉस फर्टिलाइजेशन की भी एबिलिटी थी, तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। तीसरे नंबर पे ये है कि ये जो है उसका लाइफ साइकिल जो है ना वो शॉर्ट था, शॉर्ट एंड फास्ट लाइफ साइकिल, जिससे क्या होता है कि जल्दी जल्दी रिजल्ट्स आ जाते हैं। हाथी पे शुरू कर दो तो 22 मंथ था उसका बच्चा पैदा नहीं होता, तो आप मर जाएंगे तो तब उनकी दूसरी जनरेशन आएगी, ठीक है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म पे मटर को उसने इसलिए सिलेक्ट किया कि उसके अंदर ये सारी खसूसियात मौजूद थी, ठीक है। अब हम अगर देखें तो ये सारी बातें भी हमने पढ़ ली। अब सबसे पहले उसने ना ट्रू ब्रीडिंग लाइंस, जो मेंडल का वर्क हम यहाँ से स्टार्ट करने लगे हैं, सबसे पहले उसने क्या चीज किया? ही मेंडल इस्टेब्लिश्ड द, आपको तरतीब समझ आ रही है ना बातों की? अभी हमने शुरू नहीं किया लॉ को, लेकिन अभी हम मतलब मटर को उसने क्यों सिलेक्ट किया और उसने फिर ये क्या काम किया। तो सबसे पहले उसने ट्रू ब्रीडिंग लाइन, ये क्या चीज होती है, ये उसने स्टैब्लिश्ड की। ट्रू ब्रीडिंग लाइंस कहते हैं, ट्रू ब्रीडर कहते हैं। देखो आपको मैंने क्या कहा था, 1 ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय 1 जीन पेयर, ठीक है ना। अच्छा, अगर जीन पेयर के अंदर दोनों अलील्स सेम हो तो उसे होमोजाइगस कहते हैं, उसे ट्रू ब्रीडर कहते हैं। मसलन फर्क किया, एक ट्रेट है मेंडल जो मटर के अंदर, वो है सीड शेप। क्या है? सीड शेप। सीड शेप राउंड भी हो सकती है और रिंकल्ड भी हो सकती है, सही है। तो राउंड क्यों मेंडल ने इसको आर, कैपिटल आर लिखा और इसको स्मॉल आर लिखा, क्यों लिखा वो मैं आपको बाद में बताता हूं। तो जिसमें दोनों ही राउंड हों, ये वाले, और जिसमें स्मॉल आर हों, ये दोनों ही होमोजाइगस हैं, यानी जिसमें बोथ द अलील्स आर द सेम, उनको हम कहते हैं होमोजाइगस जीनोटाइप। ऐसी जीनोटाइप जिसमें दोनों अलील्स एक जैसे हो। अभी ये पता नहीं है, मेंडल को ये नहीं था पता कि ये क्या चीज है, ये तो बाद में उसने अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किया, वो अभी मैं आपको बताऊंगा, सही है। जनरली उसने क्या किया, राउंड को राउंड से क्रॉस कराया, फिर अगली दफा उनको राउंड से क्रॉस कराया, फिर अगली दफा उनको फिर राउंड से क्रॉस, जब तक ऐसे आया कि अगली जनरेशन में आने ही सिर्फ राउंड शुरू हो गए ना, बार 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 बार, चाहे रिंकल्ड के साथ उसको क्रॉस कराओ फिर भी राउंड आने शुरू हो गए। इसका मतलब है ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन वो जो है एस्टैब्लिश हो गई है। इसी तरह रिंकल्ड को रिंकल्ड के साथ क्रॉस कराया, रिंकल्ड ही आने शुरू हो गए, फिर रिंकल्ड आने शुरू हो गए, फिर रिंकल्ड को जब भी रिंकल्ड के साथ क्रॉस कराया रिंकल्ड ही आने शुरू, इससे उसकी भी ट्रू ब्रीडिंग लाइन जो है वो स्टैब्लिश हो जाती है। समझ आ गई जी बात की? तो जब ट्रू ब्रीडिंग लाइंस उसके पास हो गई और उसने सारे जो 7 के 7 ट्रेट्स है ना, इनके ऐसे बीज तैयार कर लिए जिसमें सारे ही ट्रू ब्रीडर थे, सारे ही होमोजाइगस थे, मतलब राउंड वाले, रिंकल्ड वाले, ग्रीन वाले, येलो वाले, वो दूसरे, समझ रहे ना बात को? हर ट्रेट को उसने जो है ना वो स्टडी किया और हर ट्रेट की एक ट्रू ब्रीडिंग लाइन उसने दरियाफ्त कर ली। अब उसने क्या काम किया, अब उसने एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया, जहां से हम शुरू करेंगे आज की बात को, ठीक है। अब सही है ना, ट्रू ब्रीडिंग सही है। अब उसने यानी सबसे पहले उसने क्या किया, एक ट्रू ब्रीडर
राउंड प्लांट को क्रॉस करवाया एक ट्रू ब्रीडल रिंकल्ड प्लांट के साथ। सही है, यानी उसको उसके जो बीज थे उनको उगाया, जब पौधे बड़े हुए उनको आपस में क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया। ठीक है, तो उससे जो चीज दरियाफ्त हुई वो सारे के सारे क्या थे, राउंड ही राउंड थे। इसको उसने नाम दिया पेरेंट 1 जनरेशन का और इसको उसने फिलियल 1 प्रोजेनी 1 का नाम दिया। ठीक है, सारे के सारे क्या थे, राउंड। अब उसे नहीं पता अभी तक कि ये कैसे राउंड हुए, क्यों हुए, क्या बला है, सब कुछ नहीं। सही है, उसके बाद अगर हम गौर करें, फिर उसने यानी इनको आपस में क्रॉस कराया, फिर उसने क्या किया, F1 क्रॉस F1, यानी ये जो पहली जनरेशन है इसको ही आपस में क्रॉस करा दिया। सही है, जब उसने इनको आपस में क्रॉस करवाया तो उसके पास राउंड जो भी आए वो 3 के बराबर एक रिंकल्ड था, यानी 3:1 थी। अब उसको नहीं पता कि ये रिजल्ट कैसे आ गए हैं। आई ना समझ, ये नहीं है कि उसको पहले पता था कि अच्छा ये आएगा, ये ऐसे ऐसे, नहीं, उसे नहीं पता कि ये रिजल्ट कैसे आए। फिर इन रिजल्ट्स को उसने इंटरप्रेट करना है और ये रिजल्ट कभी और तरीके से नहीं आ सकते सिवाय उसके तरीके के जिस तरीके से उसने इंटरप्रेट किया। समझ आ गई। आमतौर पे कई दफा हम कहते हैं कि ये रिजल्ट देख के कहते हैं कि ये ऐसा कैसे हो गया, तो उसकी पॉसिबिलिटीज हमें फिर बताती है कि रास्ता, अच्छा ये रास्ता इख्तियार किया होगा। सही है, ये नहीं कि उस रास्ते से जाते जाते पता लगे, नहीं, रास्ता क्या इख्तियार किया होगा वो रिजल्ट देखने के बाद पता लगता है कि हाँ ऐसे हुआ होगा। समझ आ गई बात की, नहीं समझ आई? जब रिजल्ट आते हैं तो फिर उन रिजल्ट को इंटरप्रेट किया जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे हो तो फिर ऐसे हुआ होगा। सिंपल काम तो उसने ये कर दिया था ना, F1 क्रॉस F1 करवा दिया था। सही है, तो अब अच्छा याद रखिए उसने एक चीज आप गौर करें तो पहली जो जनरेशन है ना, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मेंडल ने राउंड को रिंकल के साथ क्रॉस कराया। पहली जो जनरेशन उसमें सारे राउंड आए, इसलिए उसने कह दिया कि जो राउंड है ना वो डोमिनेंट है। ऐसी अलील जो दूसरे के ऊपर अपना असर छोड़ दे और उसको स्टॉप कर दे उसे क्या कहते हैं, डोमिनेंट अलील। और जो दूसरी जिसका इफेक्ट मास्क हो जाए उसे क्या कहते हैं, रिसेसिव अलील। इसका मतलब उसने क्या कहा कि मैं जी राउंड जो है ना वो डोमिनेंट अलील है, और आपको पता है कि ये ट्रू ब्रीडर था तो इसलिए इसके दोनों ही राउंड हो गए। क्योंकि क्यों, कैसे पता लगा, क्योंकि पहली जनरेशन में क्या आ गया, राउंड ही आ गए। जो रिंकल्ड है उसको उसने कहा ये रिसेसिव है, इसलिए मैं इसको स्मॉल r से लिख देता हूं। ठीक है, अब उसने जब इनसे जो राउंड आ गए, अब उसने इन राउंड को आपस में जब क्रॉस करवाया तो 3 राउंड के बदले में एक रिंकल्ड आया। अब इस बात को उसने एक्सप्लेन करना है। उसे ये देखो, अगर आप गौर करें तो ये जो राउंड है ये वाले राउंड भी हो सकते हैं और ये कैपिटल R स्मॉल r वाले राउंड भी हो सकते हैं, क्योंकि जो डोमिनेंट है वो डोमिनेंट है ना। लेकिन उसे ये बात अभी नहीं पता थी ना, उसने तो सिंपल सी बातें बता दी इसकी। ठीक है, अब जब उसने इसको इंटरप्रेट किया, इंटरप्रेट करना यानी अपनी एक्सप्लेनेशन देना। सही है, अभी उसे नहीं पता कि ये जीन्स है, ये क्या है। देखिए हम बैक में हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, हम मेंडल का काम पढ़ रहे हैं। मेंडल का काम उसके मरने के बाद दरियाफ्त हुआ था। समझ आ गई बात की, एक्नॉलेज हुआ था। जब उसने छापा किसी ने उसको मुंह नहीं लगाया था। सही है, तो जो यानी हिस्ट्री में हम पढ़ रहे, उसने कहा, अच्छा समझ रहे हैं ना बेटा बात को, तो ये जो उसका एक्सपेरिमेंट था, रिजल्ट तो उसके हमारे पास सामने आ गए हैं, लेकिन इन रिजल्ट को एक्सप्लेन करना उसने करना है, जिसको हम कहते हैं मेंडल की इंटरप्रिटेशन, और ये इसी का पार्ट है। समझ आ गई ना बात की। इंटरप्रेट उसने कैसे किया अपने रिजल्ट्स को। उसने कहा जनाब होता ये है कि जब जो ट्रेड्स हैं वो कंट्रोल, अच्छा ये आप मेंडल कह रहे हैं, मैंने आपको ये बात पहले बता दी है इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं करना। मेंडल ने कहा एक ट्रेड को कुछ खास फैक्टर हैं जीन्स डीएनए के ऊपर, वो फैक्टर्स या उसने डीएनए के ऊपर नहीं, उसने कहा कुछ खास फैक्टर हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर जो कंट्रोल करते हैं ट्रेड्स को। उन फैक्टर्स को उसने नाम दिया एलिमेंटन का, एलिमेंट्स का। समझ आ गई। उन्हें उसने जीन्स का नाम नहीं था दिया, बस उसने कहा कुछ फैक्टर्स हैं।
और एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए दो फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर मां से आता है, एक फैक्टर बाप से आता है। अब ये वो सारी बातें इंटरप्रेट कर रहा है कि मैं अपने रिजल्ट को इस बुनियाद पे एक्सप्लेन करता हूं। जिस तरह एक बंदे ने एक इक्वेशन ले आया, अब वो फिर उस इक्वेशन को दुनिया के सामने साबित करके दिखाएगा, ये ऐसे ऐसे मैंने इक्वेशन बनाई है। ठीक है, सेम उसने कहा कि मेरे पास जो रिजल्ट आया है वो इस बुनियाद पे आया है कि वन ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय टू जीन्स, वन ट्रेट। सही है। और दूसरा उसने ये कहा कि वो एक फैक्टर बाप से आता है, एक फैक्टर मां से आता है। और होता ये है कि जब गैमीट्स बन रहे होते हैं, यानी जब वो बन रहे होते हैं स्पर्म्स और एग्स, तो ये दोनों फैक्टर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सही है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे दो स्पर्म्स बने जो दोनों के दोनों कैपिटल आर वाले थे, और इससे दो एग्स बने जो स्मॉल आर वाले थे। और इसका मतलब उसने ये कहा कि जब दोनों अलील्स एक दूसरे से अलग हो जाती है ना, तब जाके क्या होता है, तब होता ये है कि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो वो आपस में मिलती हैं, एक फादर से एक मदर से। फर्टिलाइजेशन रैंडम होती है। रैंडम से मुराद ये इसके साथ भी मिल सकता है और ये इसके साथ भी मिल सकता है। पता है ना, अभी स्पर्म्स और एग्स को पता तो नहीं होता कि हमने ये वाले दो स्पर्म्स और एग्स नहीं आपस में। फर्टिलाइजेशन तो हमेशा रैंडम होती है। उसने ये कहा कि जो अलील्स होती है ना, अब फर्ज किया अगर ये इधर आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये राउंड है, एक कैपिटल आर है और एक मां की तरफ से स्मॉल आर है, और ये कैपिटल आर है और स्मॉल आर है, एक जैसे है ना दोनों। सही है। अब उसने कहा कि अगर ये अलग अलग हो जाएं एक दूसरे से, ये कैपिटल आर अलग, स्मॉल आर अलग, सिमिलरली ये कैपिटल आर अलग एग में और स्मॉल आर अलग एग में। अब उसने कहा ये दोनों अलग अलग हैं। जब गैमीट्स बन रहे होते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन होती है तो आधा यानी एक बाप की साइड से आ जाता है स्पर्म में और एक मां की साइड से आ जाता है एग में, और दोनों मिल जाते हैं तो वो दोबारा कॉम्बिनेशन रीडेवेलप हो जाता है। समझ आई बात की। इसका मतलब ये उसने ये कहा कि फर्ज किया, मैं इसको आपके सामने, वैसे तो ये इंटरप्रिटेशन में चलो यहां बना देता हूं। वो उसने ये कहा कि एक तरफ रख दो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये स्पर्म्स रख दो, दूसरी तरफ लिखो कैपिटल आर स्मॉल आर एग्स रख दो, और अब आप इनका कॉम्बिनेशन बना के देख लो तो वो आ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। पता है ना इसका। ठीक है। इस डायग्राम को कहते हैं पुनेट स्क्वायर। ये एक साइंसदान था पुनेट, सही है, रियाजी का, उसकी नाम पे है। ये किसी भी क्रॉस की आउटकम को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये क्रॉस से क्या रिजल्ट आएगा या एक्सपेक्ट करने के लिए ये बनाई जाती है। सही है। ये अगर ना हो ना, यानी ये दोनों अलील्स एक दूसरे से सेपरेट ना हो, तो रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट 3:1 वाला नहीं आ सकता। ये क्या है, राउंड, ये भी क्या है, राउंड, लेकिन ये होमोजाइगस वाला राउंड है, वन होमोजाइगस डोमिनेंट, ये दो क्या है, हेटेरोजाइगस, और एक क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव। फिनोटाइपिक रेशो 3:1 थी और जीनोटाइपिक रेशो क्या थी, 1:1। इस बुनियाद पे जो मेंडल की इंटरप्रिटेशन, ये वाले जो हिस्से हैं ना, उसने बाद में ऐड किए। क्यों ऐड किए कि जब तक आप एक्सप्लेन ना करें तब तक आपको पता ही नहीं है। हो सकता है ये राउंड कैपिटल आर वाले हो सकता है कोई और फैक्टर हो, फिर समझ आ गई ना बात की। तो ये तब तक नहीं हो सकता, ये रिजल्ट तब तक नहीं आ सकते जब तक ये एक दूसरे से सेपरेट ना हो। इस बुनियाद पर मेंडल ने सबसे पहले कहा कि कुछ खास फैक्टर कंट्रोल करते हैं, या मैं उसकी इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं। पहली क्या है, कुछ खास फैक्टर जेनेटिक्स को, ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं। वो फैक्टर्स का एक पेयर होता है जो एक ट्रेट को कंट्रोल करता है। सही है। उन फैक्टर्स में से एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। डोमिनेंट वो होता है जो दूसरे का इफेक्ट मास्क कर दे, जो रिसेसिव होता है वो उसका इफेक्ट मास्क हो जाए। जब हम इन दोनों को क्रॉस करवाते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऐसा होता है जिसके अंदर एक
ट्रेड एक टाइम पे एक ट्रेड को स्टडी किया जाए उसे क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो हम इस वक्त सीड शेप को कर रहे हैं तो हमें पता चल गया। तो उसने कहा कि जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं, दोनों जो पार्टनर होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, जो अलील्स होती हैं, जिनको नाम बाद में अलील्स दिया गया, वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं और जब दोबारा यानी एक स्पर्म में चली जाती है और एक दूसरी स्पर्म में चली जाती है, और जब फर्टिलाइजेशन दोबारा होती है, जब वो स्पर्म और एग्स मिलते हैं, फादर साइड वाला और मदर साइड का, ठीक है, तो वो दोबारा से कॉम्बिनेशन पूरा हो जाता है। अगर ऐसा ना होता हो तो ये वाले रिजल्ट आने मुमकिन नहीं है। इस बुनियाद पे उसने लॉ पेश किया, दैट वाज द अलील्स ऑफ वन जीन पेयर गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। वन gamete receives only one allele of the gene pair. After the fertilization, both the gene pairs combine and the genotype is re-established. समझ आ गया? Thank you so very much. Allah Hafiz.